हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मौर्योत्तर काल के बारे में। यानी कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, फिर उसके बाद कौन कौन से साम्राज्य आए, कौन कौन से वंश ने इस भारत पे शासन किया और किस प्रकार से अपनी राज्य व्यवस्था को बनाए रखा, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबकी ऊर्जा के लिए एक लाइन पेश है। वो लाइन है कि जो पानी से नहाते हैं वो तो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो तो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। तो इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इसकी जो जानकारी है, क्योंकि आप सबको पता है कि गुप्त काल और मौर्योत्तर काल के बारे में हर परीक्षा में जब न तब सब कुछ पूछा जाता है और इससे ही बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ये बात तो पता ही है कि मौर्य वंश के संस्थापक किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और मौर्य वंश का जो पतन हो गया, मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश के बाद आता है कंडव वंश, फिर सातवाहन वंश। ऐसे कई वंशों ने भारत पर शासन किए। और इन सातवाहन वंश के बाद गुप्त वंश आता है, और कई ऐसे वंश आते हैं जो भारत पे शासन करते जाते हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो राज व्यवस्था है, और कई ऐसे चीज़ों को प्रभावित करते हुए इस भारत को आज तक इस मुकाम पे लाए हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सभी वंशों के बाद गुप्त वंश के पश्चात इस भारत के साथ क्या घटना घटित हुआ था। इस विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद तत्कालीन कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं हो सका। इसके विपरीत 200 ईसा पूर्व और 100 ईसा पूर्व उत्तर से विदेशियों ने अनेक झुंड आए। वे भारत में बस गए और उन्हें अपने विशिष्ट जीवन पद्धति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। जब गुप्त वंश का समापन हो गया, जब मौर्य वंश का समापन हो गया, फिर उसके साथ कई वंश आए और चले गए। फिर उसके बाद कई विदेशी आक्रमण होते हैं हमारे भारत में, जो हिंद यूनानी कहे जाते हैं, जो यूनान देश से आए थे। मौर्य साम्राज्य के विघटन के ये लोग थे यूनानी, जिन्हें पार्थव या पार्थियन कहा जाता है। शक और कुषाण जो है ये चीन के वंशज हैं, चीन के वंश है। यूनानियों के अलावा बाकी सब मध्य एशिया से आए थे। और एक बात आपको बता दें कि मध्य एशिया से आने वाले आर्य भी थे। आर्य जो आए थे कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। फिर हम बात करते हैं हिंद यमन के बारे में, जो यूनानी जो कहे जाते हैं। सबसे पहले सिकंदर आया था, जब नंद वंश का चल रहा था शासनकाल। महापद्मनंद ने स्थापना की थी नंद वंश की। और घानानंद के समय में सिकंदर आया था, जो भारत में आते ही जम्मू कश्मीर में एक जगह है, वहाँ पर चाणक्य की सहायता से घानानंद ने हरा दिया था। फिर उसके बाद क्या होता है, घानानंद चाणक्य को बेइज्जत करके, यानी कि भरे दरबार में उनकी अपमान करता है और उनको अपने दरबार से निकाल देता है। फिर आपने ये पढ़ा ही होगा कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त नाम के एक बालक को प्रशिक्षित किया और उसको क्या बनाया? एक योग्य शासक बनाया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो सिकंदर के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। और उसके जो सेनापति बच गए थे, फिर से वो आते हैं और ईरान से अफ़गानिस्तान में अपना अपना शासन स्थापित करने लगते हैं। और इन राजाओं के उत्तराधिकारी ने अपनी नज़र अपनी उत्तर की ओर फेरी। फिर जब अफ़गानिस्तान तक आ जाते हैं तो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में और भी आगे बढ़ते जाते हैं, जो यमुना गंगा के दोआब हैं, जहाँ पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होने के कारण व्यापार भी अच्छा होता था और कई खनिज पदार्थ भी पाए जाते थे। शकों के बढ़ते हुए दबाव के कारण परिवर्तित यूनानी शासक अपने क्षेत्र में अपनी सत्ता बनाए रखने में असमर्थ हो गए। जब हिंद यवन आए थे तो उसी समय शक भी आ गए, और उस शकों में और हिंद यवन में कई बार मुठभेड़ हुआ और वो सब असमर्थ हो गए। जो हिंदू यूनानी थे वो भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए। साथ ही उत्तर भारत में समृद्ध प्रदेश था और ईरान तथा पश्चिम एशिया के साथ उसका व्यापार भी चलता था। जो हमारा भारत पहले समृद्ध देश था, वो अब ईरान और एशिया के साथ उनका व्यापार चलने लगा, और पहले भी चलता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर कई ऐसे पदार्थ पाए जाते थे और कृषि भी कई गुना अधिक होती थी, जिससे अनाज अधिक मात्रा में हुआ करता था। और हमारा जो व्यापार था कई देशों के साथ था, रोम के साथ,
हिंद यमन यूनानियों के साथ कई देशों के साथ चलता रहता था। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद यूनानी राजाओं के लिए पंजाब के कुछ भागों काबुल की घाटी जीत लेना कठिन नहीं था। आपको बता दें कि काबुल किस देश की राजधानी है, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। गांधार प्रांत के नाम से जाना जाता था। कौन गांधार प्रांत के नाम से जाना जाता था? तो पंजाब का कुछ भाग जो काबुल घाटी का वो गांधार नाम से जाना जाता था। यूनानियों के इस गांधार प्रांत पर शासन किया। किसने शासन किया था? यूनानी जो थी, यूनान से आए थे। दो यूनानी राजवंशों ने एक ही समय पश्चिमोत्तर भारत में समांतर शासन किया। सबसे विख्यात हिंद यमन शासक मिनांदर था और उसका नाम मिलिंद भी कहा जाता है और इसे मिनांडर भी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इनके नाम जो है वो उच्चारण में थोड़ा गलत हो जाते हैं, उच्चारण नहीं हो पाता है, तो कोई मिनांदर कहता है, कोई मिनांडर कहता है, कोई मिलिंद कहता है। तो इसकी राजधानी जो मिनांदर की थी वो थी साकल, जो आधुनिक समय में, वर्तमान समय में सियालकोट नाम से जानी जाती है। और उसने कहाँ शासन किया था? गंगा यमुना द्वाब। और ये द्वाब जो है ये क्या होता है? जो दो नदियों का बीच का क्षेत्र होता है, जैसे कि मान लीजिए ये नदी हो गई गंगा और ये हो गई यमुना, और इसके बीच में जो भूमि बची होती है इसको कहते हैं हम द्वाब। तो गंगा और यमुना का जो द्वाब था, और आपको बता दें कि द्वाब जो है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है और उपजाऊ होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में फसल होता था और व्यापार भी उत्कृष्ट पर था। तो उसे नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। किसने? मिनांडर ने। और इस बात की चर्चा हमें मिलती है मिलिंद पन्हो में, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हुए मिनांडर और नागसेन की जो बातचीत हुई थी, तो ये मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में लिखा गया है, पुस्तक में लिखा गया है। भारत में सबसे पहले इन्हीं शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे और जिनकी मात्रा कुषाणों काल में बढ़ी। अगर आपके सामने ये प्रश्न आए कि सिक्के, सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, तो वो थे यूनानी। कौन थे? यूनानी। यूनानी लोगों ने ही भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। इन शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी कला, हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रचलन किया। कौन सी कला? हेलेनिस्टिक, यानी कि शिलालेख जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं, वो किसने शुरू किया था? यूनानियों ने। और जिसे गंधार कला विकसित हुई। इसे क्या होती है? गंधार कला विकसित हुआ। अब हमने पढ़ लिया हिंद यमन के बारे में। अब पढ़ेंगे हम शक शासक के बारे में। जो शक आए थे, यूनानियों के बाद शक आए, जिन्होंने भारत में यूनानियों की अपेक्षा अधिक भागों में अपना आधिपत्य जमाया था। तो पहले मौर्य के बाद कौन आते हैं? शुंग। इस तरह से कई आते हुए विदेशी भी आते हैं। विदेशी में सबसे पहले हिंद यवन आए थे और हिंद यवन के बाद शक शासक आते हैं, शक। और ये यूनानी के बाद आते हैं। इनकी शाखाएँ तथा शाखा राजधानी और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। शक की राजधानी कहाँ थी? अफगानिस्तान और भारत में कई क्षेत्रों में थी। शकों की एक शाखा अफगानिस्तान में बस गई। इनकी कई शाखाओं में एक जो शाखा थी वो कहाँ बस गई? अफगानिस्तान। दूसरी शाखा पंजाब में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुई। पहली शाखा जो अफगानिस्तान में बसी, दूसरी शाखा पंजाब में, और पंजाब की राजधानी कहाँ बनी? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पर है? तो जम्मू और कश्मीर वाली, वर्तमान में पाकिस्तान में है, और मैप में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के इधर पड़ेगा, पश्चिम में। तीसरी शाखा जो मथुरा में बस गई, जहाँ उसने लगभग 2 सदियों तक राज किया। 2 सदियों तक राज किया जो तीसरी शाखा थी शकों की, वो कहाँ बस गई थी? मथुरा में। चौथी शाखा अपनी सत्ता पश्चिम भारत में जमाई, जहाँ उसने ईसा की 4वीं सदी के आरंभ तक शासन किया था। किसने? शक शासकों ने। शकों की 5वीं शाखा के ऊपर दक्कन का अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। दक्कन के जो क्षेत्र थे उन पर 5वीं शाखा ने अपना शासन स्थापित किया। कहा जाता है कि उज्जैन के एक राजा ने लगभग 58 ईसा पूर्व में शकों को हराया था। किसने हराया था पहली बार? तो उज्जैन के एक राजा थे और उन्होंने 58 ईसा पूर्व में शक को पहली बार हराया था। वह अपने विक्रमादित्य कहलाते थे। कौन? विक्रमादित्य। इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। कई ऐसे न्याय जो इन्होंने किए थे विक्रमादित्य कहे जाते थे। और इनके कहानी में एक फेमस कहानी, जो प्रसिद्ध कहानी कही जाती है, वो थी जो एक बालक होता है और 2 माँ उस बालक के लड़ते हैं, तो वो कहानी विक्रमादित्य की थी। और वही विक्रमादित्य जो
शकों को पहली बार 58 ईसा पूर्व में हराए थे। विक्रम और बेताल नामक आपने कहानी पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। सबसे अधिक विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम हुआ और इसका शासन कार्यकाल कब तक रहा? 130 ईसा पूर्व से इस समय ईसा पूर्व खत्म होके ईस्वी आ जाता है। जो सबसे बड़ा जो शासक था, सबसे विख्यात शासक, उसका नाम रुद्रदामन था और इसके जो शिलालेख हैं वह जूनागढ़ के शिलालेख मिलते हैं और इसी के साथ उसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा नदी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भागों में भी था। ये पहला ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य को बहुत अधिक क्षेत्रों में विकसित कर रखा था। इसने सातवाहन शक्ति को नर्मदा के उत्तर में फैलने नहीं दिया। सातवाहन भी वंश हुए थे उसके बाद और उनको इस सब शासक ने, रुद्रदामन ने, उनका क्षेत्र विस्तार होने नहीं दिया। उसने मौर्य शासक अशोक के समय निर्मित सुदर्शन झील जीर्णोद्धार करवाया था। यानी कि इस सुदर्शन झील जो थे, इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। और इसका मरम्मत किसने करवाया था? रुद्रदामन, जो शक शासक था, उसने इस झील का निर्माण करवाया था। और ये कई बार ऐसा प्रश्न बन चुका है कि झील सुदर्शन यानी सुदर्शन झील किसके द्वारा बनवाया गया था और इसका मरम्मत किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था अशोक ने और इसकी मरम्मत किसने कराई थी? वो था शक शासक रुद्रदामन। फिर आते हैं पार्थव। पहले आते हैं हिंद यमन, फिर आते हैं शक और उसके बाद आते हैं पार्थन, यानी इसे पार्थियन भी कहते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थव लोगों का आगमन हुआ। तीसरे नंबर पे पार्थव आते हैं। प्राचीन भारत में अनेक संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों का उल्लेख एक साथ शक पल्लव के रूप में मिलता है और कई क्षेत्रों में ये शक और पार्थियन एक साथ अपन शासन चलाते हैं तो इनको कहा जाता है शक पल्लव। क्या? शक पल्लव कहा जाता है। पार्थवों का मूल वास स्थान ईरान में था, जहाँ से वे भारत की ओर चले थे। वो पहले कहाँ रहते थे? ईरान में, और आक्रमण करने के लिए भारत की ओर आ गए थे। पार्थवों का मूल वास स्थान ईरान में था, ये तो पढ़ लिया। सबसे प्रसिद्ध पार्थव राजा गोंदो पर्शिन हुआ। कहा जाता है कि उसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। तो भारत में सर्वप्रथम ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया था? सेंट थॉमस। क्या नाम था उसका? सेंट थॉमस। और किसके शासनकाल में? गोंदो फर्निस के शासनकाल में, और ये एक पार्थियन शासक था। फिर उसके बाद आते हैं कुषाण वंशज। कुषाण चौथे नंबर पे कुषाण आते हैं। पहले आते हैं हिंद यमन, दूसरे में आते हैं शक, तीसरे में आते हैं पल्लव और चौथे में आते हैं कुषाण। पार्थवों के बाद कुषाण आए जो यूची की तोखारी भी कहलाते हैं। क्या? तोखारी। कुषाण जिनका मूल निवास स्थान चीनी तुर्किस्तान में था। इनका मूल निवास कहाँ था? चीन में। जो एक और क्षेत्र है वहाँ तुर्किस्तान, मध्य एशिया का देश है तुर्किस्तान। ईसा की पहली शताब्दी में अफगानिस्तान में पहुँचे और हिंद यमनों पार्थवों शासकों को खदेड़कर खुद तक्षशिला पेशावर में जम गए। जो पिछले 3 शासक थे, हिंद यमन, शक और पल्लव, तो इनके बाद कुषाण आते हैं और कुषाण ने इन तीनों को खदेड़ दिया, यहाँ से भगा दिया और अपना शासन चलाने लगे। बाद में उन्होंने समूचे पंजाब के मैदान पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे गंगा के मैदान पश्चिम भाग पर भी कब्जा जमा लिया। मथुरा उनके राज्य के दक्षिणी भाग का प्रमुख केंद्र था। किनके? कुषाणों के दक्षिण भाग कौन सा था? मथुरा। राज्यों के प्रांतों में विभक्त किया गया और क्षत्रप या गवर्नर इसका शासन संभालते थे। राज्य को किस में विभाजित कर दिया गया? प्रांत में। यानी कि एक बड़ा राज्य, एक तरह से मान लीजिए कि ये है बड़ा राज्य, अब इसको छोड़कर छोटा टुकड़ों में कर दिया, यानी कि शासन चलाने में आसानी होगी, तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट दिया और यहाँ पर गवर्नर, जो राज्यपाल कह सकते हैं, कि राज्यपाल का शासन इन सभी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। हम कुषाणों को 2 वंशज पाते हैं जो एक बाद आए थे। पहले राजवंश की स्थापना कडफिश नामक सरदारों के एक घराने ने की, जिसका शासन 50 ईस्वी से 28 वर्षों तक चला।
इसमें 2 राजा हुए, कटफिश प्रथम तथा कटफिश द्वितीय। कटफिश प्रथम ने हिंदू कुश के दक्षिण में सिक्के चलाए तथा रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए थे। उनको तांबे के सिक्के की अधिक जानकारी नहीं थी, तो जिसके कारण वो रोमन सिक्के जो बनाते थे उनसे नकल करवाया, यानी कि वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया और तांबे के सिक्के वो बनवाने लगे। कटफिश द्वितीय ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की और अपना राज्य सिंधु नदी के पूर्व में फैलाया। किसने? ये कुषाण जो थे। कटफिश द्वितीय ने बड़ी संख्या में ये तो स्वर्ण मुद्राएं जारी की और अपना राज्य सिंधु नदी के पूर्व में फैलाया था। कटफिश राजवंश के बाद कनिष्क राजवंश आया। इसकी 2 राजधानियां थी, एक पुरुषपुर और इसको पेशावर भी कहते हैं, जो अभी भी पाकिस्तान में है, पंजाब के समीप है, पंजाब के पास, और दूसरी थी मथुरा। कनिष्क की राजधानी 2 थी, कौन कौन सी? एक पेशावर या पुरुषपुर और दूसरी है मथुरा। कनिष्क का सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। जो कनिष्क था वो कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता था। मध्य एशिया के हुड़ शासक साम्राज्य की चीनी सेनाओं के साथ कुषाणों की मुठभेड़ हुई। कुषाण के समय काल में ही एक अन्य वंश आते हैं, उनका नाम था हुड़। कौन थे वो? हुड़। और वह भी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, और कुषाणों और हुड़ में क्या होता है? मुठभेड़ होती है, लड़ाई होती है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये शक संवत वर्तमान में भी भारत में प्रयोग में लाया जाता है। जो किसने चलाया था? कनिष्क ने। कब? 78 ईस्वी में चलाया था। वह बौद्ध धर्म का समर्थक था। कनिष्क जो था, कौन धर्म का? बौद्ध धर्म का। उसने बौद्ध विहारों के निर्माण के लिए धन दिया। उस समय प्रचलित धार्मिक विवादों की उसकी दिलचस्पी थी। किसकी? कनिष्क की। उसी के शासनकाल में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में, जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अंतिम रूप दिया गया। महायान संप्रदाय जो है वो भारत के उत्तरी छोर में है, और जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था। उत्तर भारत का जो बौद्ध धर्म है उसको महायान कहा जाने लगा, महायान, और दक्षिण भारत का उसे हीनयान कहा जाने लगा। मथुरा के संग्रहालय में कनिष्क की एक आदमकद खंडित मूर्ति है। किसकी? कनिष्क की। कहाँ पर? मथुरा के एक म्यूजियम में, संग्रहालय में। इसमें वह गठीले बदन का व्यक्ति नजर आता है, यानी कि उसे कोई बीमारी थी, इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है। पश्चिमोत्तर भारत में लगभग 230 ईस्वी में तक कनिष्क के उत्तराधिकारियों का शासन रहा। कनिष्क के उत्तराधिकारी कब तक शासन करते रहे भारत में? 230 ईस्वी तक। आरंभिक कुषाण राजाओं ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी किए। कुषाण के जो राजा थे, जो सबसे पहले आए थे, उन्होंने स्वर्ण की मुद्राएं, सोने की मुद्राएं सबसे अधिक मात्रा में जारी किए, अपने नागरिकों को दिया। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। जो गुप्त काल में सोने के सिक्के बनते थे, उस सोने से भी अधिक शुद्धता थी। ये कुषाण में, कनिष्क के शासनकाल में चलता था। उनकी स्वर्ण मुद्राएं मुख्यतः सिंधु के पश्चिम में ही पाई गई हैं। अब इसके बाद आता है सातवाहन वंश। अभी तक हमने कितने वंशों को देख लिया? हिंद यमन शासक जो भारत में आए थे यूनान से, फिर आते हैं शक, फिर आते हैं पार्थियन, और फिर आते हैं ये कुषाण, फिर अब आते हैं सातवाहन। पुराणों में उल्लिखित आंध्र और सातवाहन एक ही माने जाते हैं। ये कहाँ से आए थे? ये आंध्र प्रदेश में इनका शासनकाल चला था। इसे आंध्र सातवाहन काल भी इसे कहा जाता है, आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। आंध्र सातवाहन वंश। आरंभिक सातवाहन राजा आंध्र नहीं बल्कि महाराष्ट्र में थे। सबसे पहले इनका शासनकाल कहाँ चलता था? महाराष्ट्र में, जिसकी राजधानी वर्तमान में मुंबई है। ये आंध्र प्रदेश में नहीं रहते थे, जहाँ उनके आरंभिक अभिलेख मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख यानी कि जब ये आए थे तो इनके अभिलेख मिलते हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र में।
इस वंश का संस्थापक सीमुख था। अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सीमुख। कौन था? सीमुख। धीरे धीरे सातवाहनों ने अपनी सत्ता का विस्तार कर्नाटक और आंध्र में किया। आंध्र प्रदेश में किया। कहाँ से लेके? कर्नाटक से लेके आंध्र प्रदेश तक। सीमुख का शासनकाल ईस्वी पूर्व 60 से 37 ईस्वी माना जाता है। इसकी राजधानी गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान या पैठान नगरी मानी जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ मानी जाती है? प्रतिष्ठान, जिसकी दूसरा नाम है पैठान, और ये कहाँ पर थी? गोदावरी नदी के किनारे। सातकर्णी प्रथम इस वंश का तृतीय और सबसे प्रतापी राजा था। सातकर्णी जो था वो इस वंश का तीसरा शासक था और सबसे प्रतापी, सबसे प्रसिद्ध राजा भी माना जाता है। पुराणों में इसे कृष्ण का पुत्र कहा गया है। जो पुराण है उनमें सातकर्णी प्रथम को कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र माना गया है। नानाघाट अभिलेख में सातवाहन वंश को बढ़ाने वाला कहा गया है, और नानाघाट अभिलेख जो है वो इसकी पत्नी नागनिका, इसकी पत्नी का नाम क्या था? नागनिका, उसने ही लिखवाया था। और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने? सातकर्णी प्रथम ने। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप थोड़ा सा जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अश्वमेध यज्ञ एक तरह से ये लड़ाई मोल लेने का एक योजना होता है कि यज्ञ किया जाता है और यज्ञ के साथ एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता है, जो यानी घोड़ा जिस क्षेत्र तक जाएगा वो क्षेत्र इस राजा के अधीन आ जाएगा, और यदि उस घोड़े को कोई पकड़ लेता है तो उस राज्य को उस राजा के साथ, यानी कि जो घोड़ा छोड़ा रहेगा उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। यही अश्वमेध यज्ञ होता है। वैदिक काल में कई प्रकार के यज्ञ थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इस तरह से कई यज्ञ हुआ करते थे। सांची अभिलेख में राजा सातकर्णी का वर्णन है। किन अभिलेखों में? सांची के अभिलेख, और एक नागघाट अभिलेख है, नानाघाट, इसमें भी सातवाहन वंश सातकर्णी प्रथम का उल्लेख है। इसमें मानव शैली की गोल मुद्राएं चलाई गई थी। मानव शैली, गोल मुद्रा, ये बात आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। मानव शैली यानी कि उस पे मानव के चित्र पहली बार कब छपे थे? तो सातवाहन वंश में। किस राजा के? सातकर्णी प्रथम के। और वो सिक्के कैसे थे? गोल थे। सातवाहन शासक हाल, एक शासक हुआ सातवाहन में जिसका नाम हाल था, वो प्रकृति में सतसई यानी सप्तशती का लेखक माना जाता है। जो हाल था ये एक शासक होने के साथ साथ एक कवि भी था और एक साहित्यकार भी था। प्रकृत ग्रंथ और इसको सप्तशती जो है इसको लिखने में कालिदास ने भी सहायता की थी। प्राकृतिक ग्रंथ लीलवे ने इसकी सैनिक उपलब्धि पर प्रकाश डाला है। तो इस हाल नामक शासन के पहले कई शासक आए थे, और वो शासक जो थे वो अयोग्य शासक थे। वो केवल भोग विलास में ही रहा करते थे, अपनी राज व्यवस्था को वो अच्छे सुचारू रूप से नहीं चला पाते थे। तो क्षत्रप, महाक्षत्रप नहपान और उसके जमाता ऋषभदेव ने सातवाहनों को पराजित किया था। सातवाहनों ने पुनः अपनी सेना का संगठन करके शकों पर हमला किया और अंत में पश्चिम दक्कन पर फिर से कब्जा करने में सफल हुए। सातवाहन जो थे उन्होंने उन पर एक बार आक्रमण किया, किसने? शकों ने। फिर शकों ने भी सातवाहन पर शकों ने आक्रमण किया और ये आक्रमण चलता रहा और शक पर आक्रमण फिर से इन्होंने किया, और इस तरह से यह काम गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी उसकी माता का नाम था और इसके अगला नाम था वो उसका नाम था, सातकर्णी ने किया। यह इस वंश का 23वां शासक था जिसमें नासिक जिले में वेनकटक नामक नगर का निर्माण करवाया था। वेनकटक नगर के निर्माण किसने करवाया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसको एक उपाधि मिली थी जिसे एकराट और महाराज स्वामी भी कहा जाता था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या कहते थे? इसकी उपाधि मिली थी, एकराट कहा जाता था। एकराट, सम्राट, ऐसे कई उपाधियाँ थी। और इसका वेणाकटक या वेटकटक, इसने नगर नाम के एक नगर की स्थापना भी की थी। शक कुषाण काल में भवन निर्माण के दौरान
पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया गया तथा टाइलों का प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया गया। इस काल की एक विशिष्ट ईंटों में कुआं का निर्माण है। जब शक और कुषाण दोनों के जब साम्राज्य चल रहा था, दोनों के शासनकाल में ईंटों का प्रयोग अब पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा और उन ईंटों का प्रयोग न केवल दीवार बनाने में होता था बल्कि उसे फर्श के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि एक फर्श हो गया और टाइल, जैसे ये टाइल है, ये फर्श और छत दोनों में प्रयोग किया जाने लगा। इसका अपना खास मृत भांड है और इस काल के जो शक कुषाण के मृत भांड जो हैं वो कैसे दिखते हैं? लाल बर्तन यानी लाल मृत भांड दिखाई देते हैं। चूँकि इन लोगों के पास अपनी लिपि, लिखित भाषा और सुव्यवस्थित धर्म नहीं था, इसलिए इन लोगों ने इन चीज़ों को सीधे सीधे भारतीय संस्कृति से अधिग्रहण किया। भारतीय संस्कृति उस समय तक इतनी विकसित हो चुकी थी कि उनके पास कोई संस्कृति नहीं थी, उनकी कोई भाषा नहीं थी, उनकी कोई लिपि नहीं थी। तो उन लोगों ने क्या किया? भारतीय संस्कृति को अपनाया और उसी संस्कृति में कई चीज़ों को उन्होंने विकसित किया। इन्होंने मध्य एशिया से लाकर भारत में टोपी, शीर्षस्नान एवं बूट चलाए, जिसका इस्तेमाल योद्धा लोग करते हैं। टोपी का अर्थ क्या है? टोपी का अर्थ ये है कि जब आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऊपर एक सिर के ऊपर एक हेलमेट जैसा होता है, तो उसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? शक कुषाण काल में हुआ था। और शीर्षस्नान और बूट यानी कि जूते चप्पल इन्होंने योद्धा लोगों को दिया और सैनिकों को एक अलग रूपरेखा प्रदान की। इन लोगों ने ही सर्वप्रथम भारत में पर्दे का प्रचलन आरंभ किया। पर्दे यानी कि स्त्रियों का पर्दे में रहना, स्त्रियों के अधिकार छीन लिए गए और इस काल में स्त्रियों के कई अधिकार छीन लिए गए। जैसे उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था, यानी उन्हें पर्दे में रहना पड़ता था और सती प्रथा का भी प्रचलन इस समय अधिक हो गया था। चूँकि पर्दा यवनों की देन था इसलिए यवनिका कहलाए। इसी काल में हम गंधार और मथुरा कला का उत्कृष्ट देखते हैं। गंधार और मथुरा कला ये ऐसी कलाएं हैं जो मंदिरों को निर्माण करने के लिए एक विकसित कला है। आजकल के जो मंदिर बनते हैं उस कला के देन ये यूनानी लोग ही थे। ये प्राचीन काल के जो वंशज आए थे विदेशी, इन्होंने ही इस कला का निर्माण किया था। गांधार कला मूलतः भारतीय और यूनानी सभ्यताओं के सम्मिश्रण का परिणाम था। गांधार कला जो थी वो भारतीय संस्कृति और यूनानी सभ्यताओं के मिलन से हुआ था, यानी कि कुछ इनके हिस्से लिए गए थे, कुछ इनके हिस्से लिए गए थे और इस प्रकार से ये गांधार कला का विकास हुआ था। इस काल में शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई थी। सर्जरी यानी कि किसी अंग को हटा करके वहाँ दूसरा अंग स्थापित कर देना, ये सर्जरी कहलाती है। और शल्य चिकित्सा इस समय प्रगति पर थी। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का उद्भव इसी काल में हुआ था। सुश्रुत ऋषि ने ही पहली बार सर्जरी की थी, ऐसा इतिहास में कई बार वर्णन मिलता है और ये जो हमने इतिहास पढ़ा इसमें भी हमको ये वर्णन दिखाई दिया। चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन भारत में संभवतः इसी काल में हुआ था। कौन से काल में? शक कुषाण काल में। इस काल में शीशे के कामों पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है, यानी शीशे का ये लोग प्रयोग अब करने लगे थे। अब एक बात याद रखिएगा, आप सबके लिए एक स्मरणीय तथ्य है, यानी कि इस बात को आपको महत्वपूर्ण है और याद भी रखेंगे। गुप्त काल में व्यापारियों एवं शिल्पियों ने अनेक श्रेणियाँ थी, जैसे श्रेणी, गण और निगम। कुलक निगम एवं श्रेष्ठी निगम संपन्न व्यापारियों के व्यापारिक संघ होते थे, जो व्यापारियों की एक कमेटी होती थी। इस तरह से कौन कौन से इसमें शामिल होते थे? कुलक निगम और श्रेणी निगम। इन संघों की अपनी मुहरें होती थी, यानी कि एक तरह के इन लोगों के अलग मुहर होता था। कुलक निगम की मुहरें इलाहाबाद, जो वर्तमान में इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, के निकट भीटा से प्राप्त हुई। श्रेणी निगम की मुहरें वैशाली में मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? वैशाली से। और वैशाली किसकी राजधानी है? महाजनपद में। एक बार इसका नाम आप कमेंट में लिखिएगा कि वैशाली महाजनपद में किसकी राजधानी थी। विदेशी बंदरगाह मेडागास्कर से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्का
तत्कालीन समुद्री व्यापार को प्रमाणित करता है। यदि आपने जियोग्राफी का वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि मेडागास्कर जो है अफ्रीका का एक द्वीप है और वहीं से हमें गुप्तकालीन सिक्का प्राप्त होता है। 2वीं शताब्दी में महायान कृति महावस्तु में 36 प्रकार के शिल्प का वर्णन मिलता है। आपको यूपीएससी में ये ऑप्शन दे दिया जाएगा कि 36 प्रकार के शिल्प कहाँ पे मिलता है, तो वो कहाँ मिलता है, महायान कृति महावस्तु में। ठीक है। भारत ईरान संपर्क के कारण उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि का उदय हुआ तथा मौर्यकालीन कला पर ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। खरोष्ठी लिपि, इस बारे में आप थोड़ी जानकारी रखते होंगे या आपको जानकारी होगी कि खरोष्ठी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें से एक दो को छोड़ दिया जाए तो उनकी जो सभी अभिलेख थे वो खरोष्ठी लिपि में ही लिखी गई थी। भारत यूनानी संपर्क के कारण भारत मध्य एशिया पश्चिम एशिया के साथ चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई और यही सब कारण रहा कि अन्य देशों के साथ हमारे भारत का व्यापार और भी बढ़ता गया। भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार हुआ तथा यूनानी एवं भारतीय कला का सम्मिलित रूप गांधार शैली का जन्म हुआ। कौन सी शैली का? गांधार शैली का। किन किन कलाओं से मिल करके यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण था ये गांधार कला। अब बढ़ते हैं अगले, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। क्या नाम था? पुलमावी। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ये भी एक सातवाहन शासक था। इसको दक्षिणापथेश्वर नाम की उपाधि दी गई थी और ये 6वां शासक था सातवाहन वंश का और इसने नवनगर नाम की स्थापना की थी। किस नगर की? नवनगर। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से देख लीजिएगा। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने शक शासक रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया, तभी जाकर कुछ समय के लिए शकों और सातवाहन की बीच शांति बनी रही। इसे दक्षिणापथी तथा आंध्र प्रदेश का राजा भी कहा जाता है और सिक्के और अभिलेख आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। ये जो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी है इसके सिक्के कहाँ पाए गए हैं? आंध्र प्रदेश में, और इसे आंध्र प्रदेश का राजा कहा जाता था और दक्षिणापथी भी कहा जाता था। इस प्रकार की उपाधियाँ इसे प्राप्त थीं। यज्ञश्री सतकर्णी। अब वशिष्ठिपुत्र इसके बारे में आपने जानकारी देखा और इसके बाद आता है यज्ञश्री सतकर्णी। इसके पहले भी एक थे शिवश्री सतकर्णी जो पुलमावी के छोटे भाई थे और रुद्रदामन का भी भाई था। और यज्ञश्री सतकर्णी यह सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली था और इसके बाद आ जाता है आंभिर वंश। तो यज्ञश्री सतकर्णी के बारे में एक बात जान लीजिए, ये इसके सिक्के सोपारा में मिलते हैं। कहाँ पे? इसके सिक्के सोपारा में मिलते हैं और ये अपने आप को इक्ष्वाकु वंश से संबंधित बताते हैं। ठीक है, और इस तरह से इसके सिक्कों पर नाव और बना हुआ है। इसके सिक्कों पर क्या बना हुआ है? नाव। और ये किसका प्रमाण है कि नाव क्यों बनवाया होगा सिक्के पर? तो इसलिए क्योंकि उस समय व्यापार भी होता था और दूसरी बात ये कि ये एक जल यात्रा का इसकी हॉबी थी, एक तरह से कह सकते हैं। इसका मनपसंद जो था काम वो जल यात्रा था कि वो समुद्रों में घूमे जहाज पर, तो इसलिए इसने सिक्कों पर नाव बनवाया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।